Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the कर्नाटका के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, रिसेंटली कर्नाटका की गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल है उसको प्रपोज किया गया कि जो पर्सन कर्नाटका से बिलोंग किया करते हैं, जिनका जन्म कर्नाटका के अंदर हुआ है, कि आप देखिए कि वो पर्सन जो 15 ईयर का जो समय है वो कर्नाटका के अंदर उनके द्वारा बिताया गया है और कर्नाटका का जो लैंग्वेज है कन्नड़ा लैंग्वेज उनको आता है, रीडिंग एंड राइटिंग की रिगार्डिंग में एक सर्टिफिकेट है उनके पर्सपेक्टिव से। तो उन पर्सनस को जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं कर्नाटका के वहाँ पे सिचुएटेड, उनके द्वारा जॉब के अंदर रिजर्वेशन है वो ग्रांट किया जाए। आप देखिए कि कितना रिजर्वेशन है जो प्रपोज किया गया था बिल के अंदर में, कि जो नॉन मैनेजमेंट पोस्ट है वहाँ पे जो 70% जो लोकल पर्सन है उनको रिक्रूट किया जाए, ये उनका क्राइटेरिया है। कर्नाटका से बिलोंग करना चाहिए और 15 ईयर का समय क्या कर्नाटका के अंदर उनके द्वारा बिताया गया हो। और मैनेजमेंट जो पोस्ट है वहाँ पे 50% जो लोकल पर्सन है उनको रिक्रूट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके रिगार्डिंग में जो इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा वॉइस है उसको रेज किया गया। तो उसी को देखते हुए कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा बिल है उसको रोका गया है। जो एक्सपर्ट पर्सन है उनसे कंसल्ट किया जाएगा बिल के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें इस न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से तो आपको आर्टिकल जो 16 है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में ज़रूर से जानकारी होना चाहिए। आप देखिएगा आर्टिकल 16 क्या है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में जो इक्वलिटी है वो ग्रांट किया जाएगा। बट आर्टिकल 16 के भी कुछ एक्सेप्शन हैं। इस एक्सेप्शन के रिगार्डिंग में आपको जो होमवर्क है वो दिया गया था कल के न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर में, आपके द्वारा किसी के द्वारा उसका जो आंसर है वो नहीं दिया गया। स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर आप रीड नहीं करोगे तो आपको जो टॉपिक्स हैं वो याद नहीं रहेंगे, इंटरकनेक्ट आप नहीं कर पाओगे। तो आर्टिकल 16 के पर्सपेक्टिव से हम रीड करते हैं। आप देखिए कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आपको अपॉर्चुनिटी है, इक्वलिटी के बारे में डिस्कस किया गया है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन है कि अगर रेजिडेंस को क्राइटेरिया बना दिया जाए, बट आपको जानकारी होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग में जो भी अमेंडमेंट्स करने हैं, जो भी उसके रिगार्डिंग में लॉ का जो फ्रेमिंग है वो पावर किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में है। तो पार्लियामेंट के द्वारा अगर रेजिडेंस का कोई क्राइटेरिया किसी स्टेट के अंदर सेटअप कर दिया जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश का एक एक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, 1957 का वो एक्ट है। तो रेजिडेंस क्राइटेरिया को एक्सेप्शन माना गया है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन है वो नहीं माना जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप देखिए कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, सपोज कीजिए किसी रिलीजन से बिलोंग करता है कोई इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे रिक्रूटमेंट को कैरी करना है, तो अदर रिलीजन के जो पर्सन है उनके द्वारा ऐसा मान लिया जाए कि हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, सिर्फ इसी रिलीजन के जो पर्सन है उनको क्यों रिक्रूट किया गया। तो आप देखिए ये भी इसका एक्सेप्शन है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर अगर रिक्रूटमेंट है तो वहाँ पे उसी रिलीजियस जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा सपोज कीजिए किसी कम्युनिटी को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है जॉब्स के अंदर में, तो उनके रिगार्डिंग में अगर कोई रूल है उसको फ्रेम किया जाए तो उसको भी आर्टिकल 16 का जो एक्सेप्शन है वो माना गया है। रेजिडेंस यहाँ पे क्राइटेरिया है, पर कानून किसके द्वारा बनाना चाहिए, पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे लॉ फ्रेमिंग का पावर दिया गया है फंडामेंटल राइट के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स, जब भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप कहाँ पे अप्रोच कर सकते हो, क्या आप हाई कोर्ट के अंदर ही अप्रोच कर सकते हो या सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट के अंदर में आप आर्टिकल 226 के थ्रू अप्रोच कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो आर्टिकल 32 के अंदर ये पावर दिया गया है एक सिटीजन को कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अप्रोच कर सकते हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट के वायलेशन के समय में। तो स्टूडेंट्स, ये कर्नाटका के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिनके बारे में हमने रीड किया इस बिल के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि कर्नाटका का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका बिल्डिंग है उसको शो किया गया है, एक आइकॉनिक बिल्डिंग है जिसके बारे में आपने काफ़ी बार फोटोज़ के अंदर देखा होगा इसके पर्सपेक्टिव से। क्या स्टूडेंट्स, कर्नाटका के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है? हमारे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। याद रखना कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था, बट 2019 के समय जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी के रूप से बना दिया गया और उसको बाइफर्केट भी कर दिया गया। स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर डिफरेंट यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख एक डिफरेंट यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे हमने कन्नड़ा जो लैंग्वेज है उसके बारे में रीड किया, तो आपको इंडिया का जो क्लासिकल लैंग्वेज है उनके बारे में भी एक जानकारी होना चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेज आप देखिए कि हमारे यहाँ पे टोटल 6 जो लैंग्वेज हैं वो क्लासिकल लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ उसके भी क्राइटेरिया हैं कि जो लैंग्वेज है वो आप देखिए कि 1500 से लेकर 2000 ईयर्स से पुराना होना चाहिए। प्रेजेंट समय में जो लैंग्वेज बोला जाता है और जो एंशिएंट समय में जो लैंग्वेज को बोला जाता था उसके बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी
डिसकंटिन्यूटी का जो प्रोसेस है वो होना चाहिए। तो हमारे जो सदर्न इंडिया के 4 स्टेट्स हैं उनका जो लैंग्वेज को आप याद कीजिए। आप देखिए कि तमिलनाडु के अंदर कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, तमिल। अगर हम बात करें केरला के बारे में, केरल के अंदर कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, मलयालम। कर्नाटका के अंदर कौन सा लैंग्वेज है, कन्नड़ा है। और आप देखिए आंध्र प्रदेश और हमारा जो तेलंगाना का जो रीजन है वहाँ पे किस लैंग्वेज को बोला जाता है, तेलुगु। तो स्टूडेंट्स 4 तो ये लैंग्वेज है उस क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर में। एक हमारा जो संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत का जो लैंग्वेज, और इसके अलावा आप देखिए कि उड़ीसा के अंदर एक लैंग्वेज बोला जाता है ओडिया। तो ये इस तरीके से 6 लैंग्वेज हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज का इनको स्टेटस दिया गया है। महाराष्ट्र के द्वारा भी समय समय पे डिमांड आपको देखने के लिए मिलती है कि मराठी लैंग्वेज है उसको भी एज ए क्लासिकल लैंग्वेज के रूप से रिकॉग्नाइज किया जाए। तो ये कन्नडा के बारे में मेंशन था जब हमने इसके बारे में यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें तो कैटल के कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको बेसिकली असोल्ट नहीं किया गया, बट आप देखिए उनके द्वारा ब्रिज से जंप कर दिया गया। काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर में कि कैटल के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं काफ़ी बार इन लोगों के द्वारा इलीगल वे में भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। काफ़ी बार आप देखिए कि लीगल पर्सपेक्टिव से लेके जा रहे हैं तो उस समय भी जो पब्लिक सेंटीमेंट्स की वजह से उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। तो इस तरीके की न्यूज़ हैं आपको समय समय पे देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें महानदी रिवर का वो ब्रिज है जिसके ऊपर से उनके द्वारा जंप किया गया था, पुलिस के द्वारा बताया गया है कि उनके ऊपर कोई भी असोल्ट है वो नहीं किया गया था। तो महानदी रिवर के बारे में मेंशन है। महानदी रिवर का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो आपको पता होना चाहिए। कहाँ से ओरिजिनेट करती है रिवर आप देखिए कि रायपुर के पास में एक जगह है, सिहुआ नाम का एक जगह है जहाँ से ये रिवर का जो ओरिजिनेशन है आपको देखने के लिए मिलेगा। अमरकंटक का जो ईस्टर्न पार्ट है, अमरकंटक का ईस्टर्न पार्ट है, इसका जो ज्योग्राफी है उसके बारे में भी काफ़ी बार आपको पता होना चाहिए कि मैकाल जो हिल्स हैं क्या इसका ईस्टर्न पार्ट के अंदर में ये रिवर है या वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, या सेंट्रल जो हाईलैंड का जो पार्ट है उसके ईस्टर्न सेक्टर के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि ये छत्तीसगढ़ के अंदर में ये फ्लो किया करता है। छत्तीसगढ़ के अलावा जो और जो नियर बाई जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी इसका फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अगर हम महानदी का जो ट्राइब्यूटरीज हैं उनके बारे में रीड करें तो सियोनाथ इसका एक ट्राइब्यूटरी है, सियोनाथ इसका एक ट्राइब्यूटरी है। हसदेव नाम का एक जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है आप देखिए कि माउंटेन्स के पर्सपेक्टिव से, तो हसदेव भी इसका एक ट्राइब्यूटरी है। इब है, मांद है, इब नाम का है, मांद है, ये इसका कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं। इसके अलावा आप देखिए ओंग है, ओंग के अलावा तेल एंड जैंक नाम का जो नदी है ओंग है, ओंग के अलावा तेल है, जोंक है। इस तरीके का टोटल 7 जो रिवर्स हैं इसका ट्राइब्यूटरीज के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। हीराकुंड जो डैम है हमारे कंट्री का, जो हीराकुंड डैम है वो आपको यहाँ पे ही सिचुएटेड देखने के लिए मिलता है इसी रिवर के ऊपर में। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द महानदी रिवर के बारे में था जो हमने इसके बारे में रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि ओलंपिक कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे, पेरिस के अंदर में। पेरिस के अंदर जो ओलंपिक ऑर्गेनाइज होंगे तो इंडिया के जो डॉग टीम है, इंडिया का जो डॉग्स का जो टीम है उनको बेसिकली वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। आप देखिए कि K9 टीम को फर्स्ट टाइम किसी इंटरनेशनल इवेंट के अंदर में आउटसाइड इंडिया जहाँ पे सिक्योरिटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिया गया है, तो इंडिया का जो डॉग टीम है वहाँ पे विजिट करेगा। और आप देखिए कि जो जर्मन शेपर्ड हैं और भी काफ़ी सारे डॉग्स इस टीम के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं जिनके द्वारा वहाँ पे जो सिक्योरिटी का जो क्राइटेरियाज हैं, सिक्योरिटी का जो ड्यूटीज़ हैं उसको कैरी आउट किया जाएगा। स्टूडेंट्स ओलंपिक के बारे में आपको एक जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि फर्स्ट टाइम ओलंपिक कब ऑर्गेनाइज किया गया था, 1896 के समय में। 1896 के अंदर ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुआ था। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, एथेंस के अंदर में ऑर्गेनाइज हुआ। स्टूडेंट्स 2024 का ओलंपिक कहाँ पे होगा, पेरिस के अंदर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्या स्टूडेंट्स ओलंपिक्स को कंटिन्यूस वे में ऑर्गेनाइज किया गया है। आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर का जो समय है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, सेकंड है। फर्स्ट तो आपको 4 ईयर के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है 1914 से लेकर 1918। तो क्या यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी भी है ओलंपिक के ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में, ये आपको जरूर से रीड करना है। फर्स्ट इंडियन पर्सन कौन है इंडिपेंडेंट इंडिया के जिनके द्वारा जो मेडल है वो जीता गया, तो आप देखिए कि केडी जादव नाम के एक पर्सन हैं। केडी जादव नाम के जो महाराष्ट्र से बिलोंग किया करते हैं उनके द्वारा जो फर्स्ट मेडल है उसको जीता गया था। हॉकी के द्वारा जो हमारा नेशनल गेम भी है हॉकी, उनके द्वारा आप देखिए कि
बिफोर द इंडिपेंडेंस से भी पहले काफ़ी सारे जो मेडल्स हैं वो जीते गए थे। उसके बाद में आपको लेटर फेज के अंदर भी काफ़ी सारे जो मेडल्स हैं वो हॉकी के द्वारा देखने के लिए मिलते हैं। और जो प्रीवियस ओलंपिक जब ऑर्गेनाइज हुआ तो मेंस हॉकी टीम के द्वारा जो वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया गया प्रीवियस कुछ ईयर्स के रिगार्डिंग में अगर हम कंपेयर करें। वुमेन्स का जो हॉकी टीम है उनके द्वारा भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया गया था। स्टूडेंट्स, अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है ओलंपिक के परस्पेक्टिव से। ओलंपिक का जो रिंग्स हैं उनके बारे में आपने काफ़ी बार देखा होगा न्यूज़ के अंदर में। जब भी ओलंपिक का जो गेम्स होता है 5 जो रिंग्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं इस तरीके से कनेक्टेड। तो आप देखिए कि वो रिंग्स के द्वारा किसको शो किया जाता है। क्या हमारे जो अर्थ के जो कॉन्टिनेंट हैं उनको रिंग्स के द्वारा शो किया जाता है। तो ये आपको रीड करना है यहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंडिविजुअल पर्सन जिनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया हो इंडिया के अंदर में वो कौन है। इंडिविजुअल पर्सन आप देखिए, उससे पहले गोल्ड मेडल आपको टीम के थ्रू देखने के लिए मिलेंगे। हॉकी की जो टीम है उनके द्वारा लास्ट टाइम 1978 के समय जो गोल्ड मेडल है वो जीता गया था। उसके अलावा अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन के बारे में तो 2008 के समय में अभिनव बिंद्रा जो हमारे शूटर हुआ करते थे उनके द्वारा इंडिविजुअल कैटेगरी में फर्स्ट कोई पर्सन है जिनके द्वारा इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल है वो जीता गया था। बाकी आपको टीम इवेंट्स के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं इनसे पहले। और गोल्ड मेडल फर्स्ट टाइम 2008 के समय कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, ये जो ओलंपिक्स हैं बीजिंग के अंदर में, चाइना का जो बीजिंग है वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि नेपाल के पर्सपेक्टिव से है। नेपाल के अंदर वन ऑफ द हाईली अनस्टेबल जो गवर्नमेंट है वर्ल्ड के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलती है। एक सर्वे के अंदर ये बताया गया। तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय के अंदर भी वहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर जो चेंजेस हैं वो देखने के लिए मिले हैं। इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं 2015 के समय से कैसे आपको डाउन फेज के अंदर एक देखने के लिए मिलते हैं, उसके बारे में यहाँ ऑलरेडी हमने कल इसके बारे में रीड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। मधेसी मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया के द्वारा ब्लॉकेज लगा दिया गया। नेपाल और चाइना के जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए गए उस दौरान में। तो एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई आपको देखने के लिए मिलते हैं। और आप देखिए कि उससे पहले 90s के एरा के समय में जो नेपाल है उसको जो हमारे नाइबर कंट्री हैं उनके द्वारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के रिगार्डिंग में टेररिस्ट को इंडिया के अंदर में भेजने के रिगार्डिंग में नेपाल को एज ए ग्राउंड के रूप से यूज़ किया जाता था 90s के एरा के समय में। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से आपको इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस है उसके अंदर एक डाउन फेज आपको देखने के लिए मिलेगा 2015 के समय से। इसके अलावा अगर हम नेपाल के बारे में ही रीड करें तो आप देखिए कि 3 जगह है उत्तराखंड के अंदर में। काला पानी है, लिम्पिया लेक है और लीपू लेक है और लिम्पियादुरा है। काला पानी, लीपू लेक और लिम्पियादुरा नाम की जो जगह हैं वो नेपाल के द्वारा क्लेम किया गया कि 1828 का जो उस समय का जो ट्रीटी है उसके थ्रू वो नेपाल के अंडर में हुआ करते थे। बट आप देखिए वो इंडिया के अंदर में है। इंटरेस्टिंग बात आपके लिए क्या है कि काला पानी के बारे में जब भी आप रीड करते हो तो आप रीड करते हो काला पानी की जो सज़ा है कहाँ पे दी जाती थी। काला पानी की सज़ा सेल्यूलर जेल है अंडमान एंड निकोबार के, वहाँ पे आप देखिए वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसका भी नाम है वीडी सावरकर एयरपोर्ट। तो जो एयरपोर्ट जो है आप देखिए कि जहाँ पे काला पानी की सज़ा दी जाती थी वहाँ पे सेल्यूलर जेल के अंदर में वीडी सावरकर सर के द्वारा काफ़ी समय है वो भी बिताया गया था वहाँ पे। बट काला पानी नाम की जो जगह है वो कहाँ पे है, वो उत्तराखंड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए कि हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से एक न्यूज़ है 350 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनके कोरोनेशन के समय के। छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जो कोरोनेशन है वो कब किया गया था स्टूडेंट्स के यहाँ पे 1674 के समय रायगढ़ नाम की जो जगह है वहाँ पे इनका जो कोरोनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इनके द्वारा 1674 से पहले 1659 के समय में एक अफजल खान नाम के एक पर्सन है उनको बेसिकली वाघ नख है इससे इनके द्वारा मार दिया गया था। तो स्टूडेंट्स उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन ये किया गया है कि 350 ईयर्स अभी कंप्लीट हुए हैं उनके कोरोनेशन के। तो 350 ईयर्स के सेलिब्रेशन के दौरान में उनका जो वाघ नख है, जो उनका जो टाइगर्स क्लो है, उसको बेसिकली यूके के अंदर म्यूजियम के अंदर हुआ करता था तो उसको वहाँ से लाया गया है। सतारा के अंदर ही आपको ये जो 1659 के समय जो अफजल खान का जो किलिंग है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम अफजल खान के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि जो अफजल खान है बेसिकली बीजापुर के एक जनरल हुआ करते थे जिनको कि शिवाजी महाराज के द्वारा, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा वागनक को यूज करते हुए उनको मार दिया गया था। स्टूडेंट्स, इसका आपको लेटर फेज के अंदर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी इसका यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 1897 के समय कलेक्टर हुआ करते थे, रैंड उनका नेम है।
कलेक्टर रेंड हैं, आप देखिए कि इनको बेसिकली असैसिनेट कर दिया गया था उस दौरान में। चापेरकर ब्रदर्स हैं, हमारे जो लोकमान्य तिलक साहब हैं, उनके द्वारा आप देखिए कि केसरी उनका एक न्यूज़पेपर था, केसरी के अंदर उनके द्वारा लिखा गया था शिवाजी का जो शिवाजी के बारे में उनके द्वारा एक पोएम है वो लिखा गया कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा अपनी ड्यूटी है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखते हुए अफजल खान को मार दिया गया था उस दौरान में। तो हमारे जो कंट्री मैन है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जो लैंड है, क्योंकि आप देखिए उस समय फेमाइन का जो सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, फेमाइन का जो सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेटर फेज में आप देखिए कि लोकमान्य जो तिलक साहब हैं उनको बेसिकली उनके ऊपर एक केस भी आपको देखने के लिए मिलता है उसी दौरान में 1897 के समय में, जब उनके द्वारा केसरी के अंदर में जो शिवाजी महाराज के पर्सपेक्टिव से जो पोएम है उसको लिखा गया था। पोएम के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, शिवाजी का कुछ कथन के बारे में है पोएम, एग्जैक्ट जो नेम है वो मुझे याद नहीं है प्रेजेंट समय में। तो आप देखिए कि नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूज़ के बारे में, तो चांदीपुरा जो वायरस है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि गुजरात के अंदर कुछ केसेज हैं वो सामने आए हैं। इससे पहले भी आप देखिए कि इसके जो केसेज हैं, चिकनगुनिया का जब आउटब्रेक हुआ था 1965 के समय, इसके जो केसेज हैं वो फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया गया था इस वायरस को। कहाँ पे ये जो वायरस है वो देखने के लिए मिलता है, एडीज जो मॉस्किटो है, आप देखिए जिनके द्वारा चिकनगुनिया है, डेंगू है, उसको स्प्रेड किया जाता है, तो उन्हीं के वहाँ पे आपको ये जो वायरस है उसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो सैंड फ्लाई हैं उनके द्वारा भी इस वायरस को कैरी किया जाता है। तो गुजरात के वहाँ पे कुछ केसेस सामने आए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी है, कहाँ पे सिचुएटेड है, NIV पुणे के अंदर में, तो उसका कुछ कंफर्म केस है, डेथ है, उसके रिगार्डिंग में इसको डिटेक्ट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेंटर के द्वारा स्टेट से डिस्कस किया गया है कि उनके द्वारा जो हमारा LGBT कम्युनिटी है उनको इक्वल राइट है वो दिया जाए प्रिजन के अंदर में। तो आप देखिए कि अब आपके लिए न्यूज़ है कि सेंटर के द्वारा किससे कंसल्ट किया गया, स्टेट को कहा गया। सेंटर के द्वारा स्टेट से क्यों कहा गया प्रिजन के बारे में, क्योंकि आप देखिए कि स्टूडेंट जो प्रिजन जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, स्टेट लिस्ट के अंदर में। प्रिजन जो सब्जेक्ट है वो आपको स्टेट लिस्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें LGBT कम्युनिटी के बारे में, तो नवतोष सिंह जेहर, सुरेश कुमार कौशल, वो जो केसेज हैं वो उन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जो हिस्टोरिकल जर्नी है, नाज फाउंडेशन के समय में दिल्ली हाई कोर्ट का क्या जजमेंट हुआ करता था, फिर सुरेश कुमार कौशल के द्वारा उसको किस तरीके से चैलेंज किया गया, 2013 के समय में जो हमारे कोर्ट्स के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। बाद में आप देखिए कि जब KS पुट्टास्वामी केस आता है तो उसके थ्रू यहाँ पे फिर से जो ओपनिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और नवतेज सिंह जौहर केस के थ्रू फिर रिकॉग्नाइज किया गया कि कंसेंट के थ्रू अगर सेम सेक्स यहाँ पे अलाउ किया गया कंसेंट के थ्रू वहाँ पे आप देखिए। बट आप देखिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में अभी जो LGBT कम्युनिटीज़ के जो कपल हैं उनको नहीं रिकॉग्नाइज किया गया है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में उनका जो रिकॉग्निशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। प्रिजन किसका सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट के अंदर में है। सेंटर के द्वारा स्टेट से कहा गया कि आप इक्वलिटी बनाए रखें। ऐसे कुछ केसेस सामने आए थे कि कास्ट बेसिस पे उनको प्रिजन के अंदर भी जो डिवाइड है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें 2016 के समय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक मैनुअल है उसको भी प्रिपेयर किया गया था। प्रिजन के रिगार्डिंग में स्टेट्स को मैनुअल दिया गया कि आपको इस मैनुअल के अकॉर्डिंग में जो स्टेट्स हैं वहाँ पे प्रिजन का जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कैरी करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो स्ट्रीट के अंदर जो डॉग्स पाए जाते हैं उनके द्वारा आप देखिए कि फिर से एक जो चिल्ड्रन है उसके ऊपर अटैक किया गया। तो ऐसे काफ़ी सारे जो केसेज हैं वो सामने आए हैं। जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, म्यूनसिपैलिटी है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्ट्रीट के जो डॉग्स हैं उनका जो बर्थ एंड डेथ है उनको यहाँ पे रेगुलेट किया जाए। अगर आप देखिए कि मोर नंबर ऑफ डॉग्स हैं कंपेयर टू पीपल, या वहाँ पे जो लोग हैं उनके कंपेरिजन के अंदर में, तो उनको रेगुलेट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल गवर्नमेंट का है। और ऐसे जो केसेज हैं समय समय पे सामने आए हैं। तो आप देखिए कि ऐसा ही एक इंसिडेंट है वो सामने आया था दिल्ली के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में कि चिल्ड्रन के द्वारा, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन था उसके द्वारा फिर पेरेंट्स को बताया नहीं गया कि पेरेंट्स के द्वारा उसको डांटा जाएगा इस तरीके से। और आप देखिए कि बाद में उसको रेबीज़ के जो सिम्टम्स है वो डेवलप हुए। तो इस तरीके से जब किसी डॉग के द्वारा बाइट किया जाता है तो
एक लिमिटेड समय के अंदर में ही उनके द्वारा जो वैक्सीनेशन है उसको ज़रूर से करवाना चाहिए। स्टूडेंट्स, मुहर्रम का एक फेस्टिवल है जो चार मीनार के वहाँ पे इसको शो किया गया है। चार मीनार के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब खां हैं, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब खां हैं, उनके द्वारा 1591 के समय में, आप देखिए कि 1591 का वो समय है, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब खां हैं, कुतुब शाह हैं, उनके द्वारा बेसिकली चार मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया था। उनकी जो वाइफ है बागमती, उनका मेमोरी के अंदर में, बागमती नाम का उनका वाइफ है, उनका मेमोरी के अंदर में उनके द्वारा बेसिकली इसको किया गया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें कुतुबशाही जो मोन्यूमेंट्स हैं, गोलकोंडा जो फोर्ट है उसको आप देखिए कि यूनेस्को का जो टेंटेटिव लिस्ट है उसके अंदर भी शामिल किया गया था। ये 2022 के समय भी काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में था। ये जो चार मीनार का जो एरिया है, गोलकोंडा जो फोर्ट है, जो कुतुबशाही डायनेस्टी के जो मोन्यूमेंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया यूनेस्को का जो टेंटेटिव लिस्ट है उसके अंदर में। वायनाड कहाँ पे है? वायनाड केरल के अंदर में है। ह्यूमन और एलिफेंट का जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला। तो उनके रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा जस्टिस का जो डिमांड है वो किया गया, जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के इस कन्फ्लिक्ट के अंदर में जो पर्सन है जिनका डेथ हुआ है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से है। नेक्स्ट आप देखिए कि आर्टिकल 15 के बारे में हम रीड करते हैं कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और ओनली जो शब्द है वहाँ पे यूज किया गया है। बट आप देखिए कि बेंगलोर के अंदर एक फार्मर है जिनके द्वारा जो ट्रेडिशनल जो हमारे ड्रेसिंग कॉन्सेप्ट है धोती का, रूरल एरियाज़ के अंदर में वो उनके द्वारा पहना गया था। उनके जो सन है उनके द्वारा उनको एक मूवी के पर्सपेक्टिव से थिएटर के अंदर ले जा रहे थे, बट आप देखिए कि उनको जो एंट्री है वो डिनाई किया गया। आर्टिकल 15 के अंदर कहा गया है कि किसी भी जो यहाँ पे जो पब्लिक जो इंस्टीट्यूशन है, या आप देखिए कि कोई भी जो जहाँ पे पब्लिक का मूवमेंट है, अगर वहाँ पे एंट्री को डिनाई किया जाता है तो डिस्क्रिमिनेशन का एक प्रोसीजर है वो देखने के लिए मिला। अब आप देखिए कि ट्रेडिशनल अटायर है, ट्रेडिशनल ड्रेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है 2018-19 के समय ऐसा ही एक इंसिडेंट है दिल्ली के अंदर भी सामने आया था। नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करने वाली एक वुमेन है, उनके द्वारा अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहना गया। जैसे सपोज कीजिए कि वो खासी कम्युनिटी है उससे वो बिलोंग किया करती हैं, तो उनका जो ड्रेसिंग है वो उनके द्वारा पहना गया था। उनको भी दिल्ली के अंदर इसी तरीके से एक रेस्टोरेंट के अंदर जो एंट्री है वो डिनाई किया गया था। पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में है, कहाँ पे है, कुछ फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज हैं वो सामने आई हैं पेरियार टाइगर रिजर्व के वहाँ पे। केरला के अंदर में एक हाईलैंड का एरिया है जिसको कि हम इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। बट आप देखना स्टूडेंट्स, याद ये रखना है कि सिर्फ इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है, एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसके साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है, पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो पंबा नाम का जो रिवर है, पेरियार नाम का जो रिवर है, दो रिवर हैं जो फ्लो किया करती हैं इस टाइगर रिजर्व से। कंबोडिया, आप देखिए कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड म्यांमार का जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन पर्सनस हैं जिनको कि जॉब रैकेट के थ्रू ले जाया जाता है। बाद में साइबर क्राइम के जो सेंटर्स हैं उसके अंदर उनके द्वारा वर्क किया जाता है। तो कुछ पर्सनस को आइडेंटिफाई किया गया। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक इंस्टीट्यूशन है I4C के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक इंस्टीट्यूशन है I4C के नाम से हम उसे जाना करते हैं, जिसका मेन वर्क यही है कि साइबर क्राइम एंड जो कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग आइडेंटिफाई करना। तो बताया गया है कि काफ़ी सारे इंडियंस हैं जिनको जॉब के थ्रू रिक्रूट किया गया और वहाँ पे साइबर क्राइम के जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर में फोर्स किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर में, ग्लोबल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसके अंदर इंडिया का जो रैंकिंग है वो सेकंड है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर में जो रैंकिंग है वो कितना है? सेकंड है। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ग्लोबल जो एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर में इंडिया का जो रैंकिंग है वो आपको 8th नंबर के ऊपर देखने के लिए मिलता है। जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम क्यों है? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट काफ़ी कम इस वजह से है स्टूडेंट्स, एक तो आप देखिए कि 2.4% है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन और 8 हमारा रैंकिंग है। एक तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है तो उसका भी जो फुलफिल है उसके रिगार्डिंग में हम सेल्फ कंजप्शन के पर्सपेक्टिव से उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके बिहाइंड में पोस्ट हार्वेस्ट के जो लॉस्ट हैं उसको भी एक मेन रीजन है वो माना गया। आप देखिए कि ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग के दौरान भी काफ़ी सारा जो लॉस्ट है वो एग्रीकल्चर के अंदर देखने के लिए मिलता है। बट आफ्टर द जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप है, कोई भी प्रोडक्ट है उसको कट कर लिया गया, उसके बाद में भी काफ़ी सारे लॉस्ट हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है।
तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे आप देखिए कि पॉपुलेशन कंटिन्यूस इंक्रीजिंग साइज के अंदर में है, तो जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है वो इंक्रीज हुआ है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को फुलफिल करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे भी आप देखिए कि लार्ज नंबर ऑफ केसेज हमारे यहाँ पे स्टंटिंग है, ओबेसिटी है, वेस्टिंग के जो केसेज हैं वो सबसे ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर में। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस है उनको रोका जाए, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो लॉस्ट आपको पेरिसेबल जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर एग है, फिश है, मीट है, फ्रूट्स हैं। आप देखिए कि 19% तक जो लॉस्ट है वो आपको टोटल देखने के लिए मिलेगा पेरिसेबल जो एग्रीकल्चर के जो गुड्स हैं उसके अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये आप देखिए कि जो भी किसी कमोडिटी को, किसी प्रोडक्ट को अगर ट्रांसफ़र किया जाता है एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में आपको रेलवे वन ऑफ द एक इम्पोर्टेंट जो ट्रांसपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। इंडियन रेलवे के थ्रू इसको किया जाएगा। तो इंडियन रेलवे के एक तो कनेक्टिविटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि कनेक्टिविटी को यहाँ पे सेटअप करना चाहिए, जो भी एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस के एरियाज हैं वहाँ पे। काफ़ी बार इंडियन रेलवे के द्वारा आप देखिए कि किसान रेल है उसको चलाया जाता है, किसान रेल उनके द्वारा चलाया जाएगा। चैंपियन ऑफ द रेल का जो कॉन्सेप्ट है उसको चलाया गया है। तो इस पोस्ट हार्वेस्ट का जो लॉस है उसको रिड्यूस करने के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है कि उसको यहाँ पे कम किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंट्रा जनरेशनल जो इक्विटी है, टैक्स डिवोल्यूशन के क्राइटेरिया उनके बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे जनरेशनल पर्सपेक्टिव से डिस्कशन ये है कि अगर प्रेजेंट समय में मोर टैक्सेस को अगर लिया जाएगा तो आप देखिए कि आने वाली जो जनरेशन है उनको मोर जो सब्सिडीज़ हैं, मोर जो बेनिफिट है वो क्राइटेरिया किया जाएगा। तो हर एक जनरेशन के अकॉर्डिंग में जो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए, गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्मॉल जो हमारे स्टेट्स हैं, जो हाई इनकम स्टेट्स हैं, उनके पर्सपेक्टिव से भी डिस्कशन है कि ऐसे जो स्टेट जिनके पास में लो इनकम का कॉन्सेप्ट है, उनका जो स्पेंडिंग है, उन सभी क्राइटेरियाज़ के बारे में डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल के अंदर में, जिसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताया गया कि जो डिवोल्यूशन है, यूनियन टैक्स का जो डिवोल्यूशन है स्टेट्स को आप देखिए कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा उसको डिस्कस किया, उसको सेटअप किया जाता है एवरी 5 ईयर्स के अंदर में। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, 280 का आर्टिकल है। 1 पर्सन एंड 5 मेंबर्स का, 1 चेयरमैन एंड 5 मेंबर्स इसके अंदर हुआ करते हैं। टैक्स डिवोल्यूशन इनके द्वारा डिसाइड किया जाता है। हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। पर इंट्रा जनरेशनल जो इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड आउटकम्स हैं जो एवरी जनरेशन है उसको यहाँ पे ग्रांट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है गवर्नमेंट का। पब्लिक फाइनेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि एवरी जनरेशन पे फॉर द पब्लिक सर्विस के रिगार्डिंग में उनके द्वारा जो पे है वो किया जाएगा। टैक्स है, बोरोइंग है, वो एक रेवेन्यू के जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया के रिगार्डिंग में डिस्कस ये किया गया कि जो हाई इनकम जो स्टेट्स हैं, हमारे हाई इनकम स्टेट्स कौन कौन से हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, उनको यहाँ पे माना गया है। लो इनकम जो स्टेट्स हैं जिसके अंदर आप देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, उड़ीसा एंड झारखंड है, उनको यहाँ पे माना गया। तो उनका जो टैक्स रिवेन्यू है, हाई इनकम एंड लो इनकम का जो टैक्स रिवेन्यू है कि उनका खुद का जो टैक्स रिवेन्यू है वो कितना है, रिवेन्यू का उनका एक्सपेंडिचर अगर हम कंपेयर करें जीडीपी के रिगार्डिंग में उसके बारे में डिस्कशन है। और यहाँ पे डिस्कशन ये किया गया है कि हर एक जनरेशन को इक्विटी है वो ग्रांट करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका, गवर्नमेंट का। तो उसके गवर्नमेंट का है या फाइनेंस कमीशन के द्वारा इस तरीके से डिस्कस किया जाए। तो टैक्सेशन प्रोसेस के बारे में है। अभी हमारे यहाँ पे आप देखिए कि जो लास्ट फाइनेंस कमीशन के द्वारा टैक्सेशन का जो डिवोल्यूशन है वो कितना डिसाइड किया गया था, 41% डिसाइड किया गया। सब कास्ट जो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना जो जजमेंट है उसको अभी रोका गया है। जजमेंट उनके द्वारा आने वाले समय में डिलीवर किया जाएगा कि जो सब कास्ट है उनको रिजर्वेशन कैसे प्रोवाइड किया जाए। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ज़्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है यहाँ पे सोसाइटल पॉइंटों को डिस्कस करते हुए, बट आपको यहाँ पे ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में हम रीड करते हैं। अदर बैकवर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन है, आप देखिए कि उनका जो सब कैटेगराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 340 के अंदर प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि आर्टिकल 340 के अंदर में प्रेसिडेंट के द्वारा ओबीसी का जो कैटेगरीज हैं उनको सब कैटेगराइज किया जाए। अब इसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जस्टिस रोहिणी कमीशन है, जस्टिस
रोहिणी कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 10, 9, 9 एंड कुछ क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पे ओबीसी का जो कम्युनिटीज है उनको रिजर्वेशन यहाँ पे ग्रांट किया जाए। तो आप देखिए कि रिजर्वेशन को समय समय पे एग्जामिन करने का ज़रूरत है, रिजर्वेशन जो कॉन्सेप्ट है उसको एग्जामिन करने का ज़रूरत है। अभी रिसेंटली जो कुछ सिविल सर्वेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग में भी कुछ केसेज हैं वो सामने आए जिनके द्वारा जिन पर्सनस को रियल में रिजर्वेशन का डिमांड था उन पर्सनस को आप देखिए कि रिजर्वेशन है वो नहीं अवेलेबल है। और आप देखिए कि काफ़ी सारे लोगों के द्वारा ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे जो सर्कुलेशन है कि फेक सर्टिफिकेशंस यूज़ किए गए। तो सिविल सर्विस के रिगार्डिंग में भी ऐसे कुछ केसेज हैं वो सामने आए हैं जो समय समय पर रिजर्वेशन के एग्जामिनेशन है उसका एक डिमांड है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस किया गया वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से। तो अभी देखिए कि इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम के वहाँ पे 40% जो वुमेन है वो इलेक्ट हुई हैं हाउस के अंदर में। साउथ अफ्रीका के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें तो 45% वुमेन्स हैं वहाँ पे। यूएसए के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे आपको 29% वुमेन्स है वो देखने के लिए मिलती हैं हाउस के अंदर में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे जो इक्वल जब सभी को जो इक्वल वोटिंग का जो राइट है वो दिया गया है। सबसे पहले आप देखिए कि न्यूजीलैंड के अंदर में 1893 के समय में जो सफरेज मूवमेंट है जो कि आपको 1912 1914 के समय देखने के लिए मिलेगा जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे, उससे पहले ही न्यूजीलैंड के द्वारा वुमेन्स को जो वोटिंग राइट है वो दिया गया था। तो अगर हम यूनाइटेड किंगडम के बारे में रीड करें तो 1928 के समय वहाँ पे दिया गया, 1928 के समय यूनाइटेड किंगडम के वहाँ पे वोटिंग राइट दिया गया वुमेन्स को। यूएसए के वहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखिए कि 1920 के समय यूएसए का जो 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू वुमेन्स को जो वोटिंग राइट है वो ग्रांट किया गया। अब डिस्कशन यहाँ पे ये है कि इंडिया के अंदर में वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितना है। आप देखिए कि लास्ट अगर हम लोकसभा की बात करें तो 78 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो वुमेन हुआ करती थी। अभी जो ये जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज हुआ है स्टूडेंट्स। प्रेजेंट जो हमारे जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट हुए उसके अंदर में ये नंबर कितना है ये आपको होमवर्क है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में कि प्रेजेंट समय में ये जो नंबर है वो कितना है, कितने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो जो इलेक्ट हुए हैं। टीएमसी नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी है वेस्ट बंगाल के, वहाँ पे उनका मोर प्रेजेंस है। तो आप देखिए कि जो टीएमसी है वहाँ से सबसे ज़्यादा जो वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम रीड करें इसके बारे में तो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है उसको पास किया गया। हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ पे कुछ जो क्राइटेरिया हैं वो डिसाइडेड हैं वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से। कहीं 33% है, कहीं 50% है। तो उसके बारे रिगार्डिंग में भी डिस्कशन ये है कि जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में, जेंडर जो गैप इंडेक्स है उसके बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उसका क्राइटेरिया है उसके अंदर तो आप देखिए कि इंडिया का जो रैंकिंग कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से आपको देखने के लिए मिलेगा। बट अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं या इंडियन जो इंटरनेशनल जो पार्लियामेंट्री यूनियन है उसके अंदर में पार्लियामेंट्रियंस के बारे में डिस्कशन जब होता है तो इंडिया का जो रैंकिंग है 143 रैंकिंग आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी कम इंडिया के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो वुमेन हैं। और उसके अंदर भी अगर स्टूडेंट्स अगर आप इसको एनालिसिस करोगे तो आप देखिए कि वुमेन भी हैं तो वो हाईली कोई आप देखिए कि ऑलरेडी ऐसा फैमिली है जो पॉलिटिक्स के अंदर हुआ करता था, उनसे रिलेटेड वो महिलाएं हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर में आई हैं। अगर हम उन नंबर्स के बारे में डिस्कस करें कि उनका खुद का स्ट्रगल के थ्रू वहाँ पे अचीव किए हैं जिनका पॉलिटिकल कोई बैकिंग नहीं है, तो नंबर्स काफ़ी कम है जो आपको वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट्रीज के रूप से देखने के लिए मिलेगा। नालंदा की रिगार्डिंग में डिस्कशन ये है, कुमार गुप्त नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको सेटअप किया गया था। कुमार गुप्ता जो रूलर हैं। बाद में आप देखिए कि हीन श्यांग है, हर्षवर्धन है, काफ़ी सारे जो रूलर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे विजिट किया गया। बुद्धिज्म जब अपने एक इंक्रीज वे में हुआ करता था, बुद्धिज्म का एक डोमिनेशन हुआ करता था इंडिया के अंदर में। बाद में आप देखिए कि हीन श्यांग इंडिया के अंदर में आते हैं, इसके रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ मेंशन किया गया इस यूनिवर्सिटी के बारे में। और हीन श्यांग का जो बुक है वो कौन सा बुक है, सुयू की उनका एक किताब आपको देखने के लिए मिलेगा हीन श्यांग का। हीन श्यांग के बारे में बाद में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, जो पाला जो डायनेस्टी है जो कहाँ से रूल किया करते थे, बंगाल के वहाँ पे पाला डायनेस्टी है। पाला डायनेस्टी के द्वारा आप देखिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी को पैट्रोनाइज किया गया, धर्मपाल हैं, देवपाल हैं उनके द्वारा, और इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया था। बट स्टूडेंट्स ऐसा माना जाता है कि 1192 आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन के बारे में जो बख्तियार खिलजी हैं उनके द्वारा इसको डिस्ट्रॉय किया गया। बट काफ़ी सारी बुक्स के अंदर माना गया कि जो बुद्धिज्म के अगेंस्ट में जो पर्सन्स थे, ब्राह्मणिज्म को माना गया है यहाँ पे कि उसके अगेंस्ट में जो पर्सन्स हुआ करते थे बुद्धिज्म। आप देखिए कि आपको जो मौर्य डायनेस्टी है
मौर्य डायनेस्टी का भी आपको लेटर फेज है वो देखने के लिए मिलेगा कि मौर्य डायनेस्टी को यहाँ पे जो बुद्धिज्म का एक डोमिनेशन था तो उसके अगेंस्ट में एक सेक्शन के द्वारा उसको एलिमिनेट करने की रिगार्डिंग में कि बुद्धिज्म को कैसे यहाँ पे एलिमिनेट किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग में जो नई डायनेस्टी पावर के अंदर में आती है, जो सुंग डायनेस्टी पावर के अंदर में आएगा, तो उसका भी आपको बैकिंग है वो इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी सारी बुक्स के अंदर में उसको भी माना गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बख्तियार खिलजी के बारे में, खिलजी आप देखिए कि बैटल ऑफ तराइन 1191 के अंदर फाइट किया गया, पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ। 1192 के अंदर फिर से फाइट किया गया, पृथ्वीराज चौहान का डिफीट हुआ। जो मोहम्मद गोरी हैं उनके द्वारा पावर को नहीं कैप्चर किया गया। दो अपने जो जनरल्स हैं वो रखे गए। एक जनरल हैं आप देखिए कि हम कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जिनको सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया या वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का पावर दिया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो पावर है वो किसको दिया गया, बख्तियार जो खिलजी हैं उनको दिया गया था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जब 1206 के समय धमियक के पास, जो पंजाब के अंदर धमियक है, वहाँ पे खोकर नाम की जो ट्राइब है उनके द्वारा मोहम्मद गोरी को मार दिया जाता है जब वापस वो सेंट्रल एशिया के लिए जा रहे थे। तो आप देखिए उस समय जो यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो पावर के अंदर में आते हैं और 1206 से लेकर आपको जो स्लेव डायनेस्टी है वो आपको देखने के लिए मिलती है, जिसको कि काफ़ी बार ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। ममलूक जो डायनेस्टी है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक पावर के अंदर में आएंगे, 1210 तक वो रहते हैं। बाद में इल्तुतमिश हैं, इल्तुतमिश की बेटी आती हैं जिनको कि रजिया सुल्तान का नाम दिया गया है। रजिया सुल्तान के बाद में आप देखिए कि आपको वहाँ पे बलबन है वो पावर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं 1266 से लेकर 1288 का जो समय है। तो नालंदा डायनेस्टी के, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में ये डिस्कशन था। यहाँ पे अभी इसको रिवाइवल किया गया है, कुमारगुप्त के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था 427 AD के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएपीए के थ्रू किसी को बुक किया गया है तो उसके बारे में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। गढ़चिरौली कहाँ पे है स्टूडेंट्स, गढ़चिरौली आपको देखने के लिए मिलेगा महाराष्ट्र के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में, नागपुर के पास में सिचुएटेड है, चंद्रपुर है, गढ़चिरौली है। तो आप देखिए कि वहाँ पे कुछ नक्सल अफेक्टेड जो पर्सनस है उनकी रिगार्डिंग में कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया गया। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली है जो आपको यहाँ पे नक्सल अफेक्टेड एरिया है वो देखने के लिए मिलता है, जो रेड कॉरिडोर का पार्ट है। आसाम के अंदर भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट पर्सनस है जिनको कि एनकाउंटर किया गया है पुलिस के द्वारा, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। कछार डिस्ट्रिक्ट है उसके वहाँ पे। और इसके अलावा आप देखिए कि ओमान का जो कोस्ट है वहाँ पे नेवी के द्वारा कुछ पर्सनस है जिनको कि रेस्क्यू किया गया। इंडिया के द्वारा भी अपना कुछ यहाँ पे जो शिप है उसको डिप्लॉय किया गया है इस रीजन के अंदर में, ओमान कोस्ट के अंदर में, जो कुछ पर्सन है उनको रेस्क्यू करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे ईरान के द्वारा डिनाई किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के अटैक के अंदर में उनका कोई भी रोल नहीं है। और स्टूडेंट्स इसके अलावा चाइना और यूएस का न्यूक्लियर जो टॉक्स है उसके बारे में था। एग्जाम के पर्पज से ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आज वर्ल्ड के पेज के ऊपर में। ईरान के बारे में डिस्कस किया गया है, तो ईरान का एक बार जरूर से देख लेना। अभी ईरान और अजरबैजान के जो रिलेशंस है वो भी स्ट्रेंथन हुए हैं, उन दोनों के द्वारा अपना जो एम्बेसी है उसको फिर से ओपन किया गया। अजरबैजान यहाँ पे सिचुएटेड है ईरान के वहाँ पे। यहाँ पे कैस्पियन सी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए कि पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है। इस तरीके से 3 वाटर बॉडीज हैं जिसके साथ अपना एरिया शेयर करता है ईरान। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने बख्तियार खिलजी के बारे में रीड किया जिनका कि एक एलिगेशन है कि नालंदा उनके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। न्यू बुक्स के अंदर में डिफरेंट यहाँ पे इंटरप्रिटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारा जो सतीश चंद्र बुक है उसके अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे सतीश चंद्र बुक के अंदर माना गया है कि उसका जो डिस्ट्रॉय है वो किसके द्वारा किया गया, बख्तियार खिलजी के द्वारा। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि कुतुब मीनार के बारे में हम रीड करते हैं। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1206 से लेकर यहाँ पे अभी ये रहा 1206 से लेकर 1210 तक वो पावर के अंदर में रहे हैं इंडिया के अंदर में। तो आप देख कुतुब मीनार उनके द्वारा बनाया गया, बाद में इल्तुतमिश के द्वारा उसको मोर कंस्ट्रक्ट किया गया था। बाद में आपको और भी डिफरेंट जो किंग्स हैं उनके द्वारा उसका जो रिनोवेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। कुतुब मीनार आप देखिए कि किसका मेमोरी के अंदर बनाया गया है। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ही मेमोरी के अंदर बनाया है, बख्तियार खिलजी का मेमोरी के अंदर है, या बख्तियार काकी नाम के एक सेंट हुआ करते थे। बख्तियार, अब नेम आप देखिए कि सिमिलर नेम है। बख्तियार खिलजी हैं जो जनरल हैं, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे मोहम्मद गोरी के जनरल हुआ करते थे, और बख्तियार काकी एक सेंट हैं। तो क्या किसकी मेमोरी के अंदर कुतुब मीनार को बनाया गया, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। रीड कीजिए, रिवाइज
कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स होमवर्क जो भी पूछा गया है उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। नहीं पता है तो अपना बुक को ओपन करो, अपना आपका जो भी बुक है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उससे जाके रीड करो, गूगल करो, नोट्स के अंदर उसको बार बार लिखो जिससे कि आपको यहाँ पे याद रह पाए। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी टॉपिक अगर न्यूज़ के अंदर है, सपोज कीजिए अगर हम इस बिल के बारे में रीड करें तो इस बिल को कंटिन्यूस 2 डेज से डिस्कस किया गया है न्यूज़पेपर के अंदर में, फिर इसके रिगार्डिंग में आपको कोई एडिटोरियल देखने के लिए मिलेगा। बाद में आप देखिए कि 10-15 दिन के बाद में फिर से कोई एडिटोरियल आएगा जिस पर्सन के द्वारा लिखा जाएगा उस टॉपिक के बारे में। तो एक टॉपिक आपको कम से कम 7 डेज या 10 डेज के आसपास न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। तो बार बार उस टॉपिक को जब रीड करते हो, जैसे चांदीपुरा वायरस है, इसके बारे में भी कल हमने रीड किया था। 1965 के समय फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया। 2003 के समय चिकनगुनिया के केसेज आए, जब फिर से इसके नंबर्स जो केसेज है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात के सदर्न पार्ट के अंदर केसेज सामने आए। अब फिर से एक इसका डेथ है उसके न्यूज़ आई है सामने। तो ऐसे आपको जो टॉपिक्स हैं वो पता होना चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।